ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक लेवल्स स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें वी हैव सीन रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल हम लोग शुरू कर रहे थे। ठीक है, सो आज शुरुआत करनी है मैक्सिमम लेवल पे। उसके पहले मैंने आपको बोला था कि रीऑर्डर लेवल का एक और फॉर्मूला है। रीऑर्डर लेवल बेसिकली आपका क्या होता है कि देखो, पुराना स्टॉक खत्म हो जाए उसके पहले ही आपको नए स्टॉक का ऑर्डर दे देना है, ताकि जब तक नया वाला स्टॉक आएगा तब तक आप आराम से पुराना वाला जो है वो यूज़ करते रहो। अगर पुराना वाला स्टॉक आप खत्म होने के बाद नया ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑब्वियसली फिर कहीं ना कहीं स्टॉक आपका जब ऑलरेडी खत्म हो चुका है, नया ऑर्डर आते तक आप क्या करोगे? सो आप कंजर्वेटिव रहते हो थोड़ा सा। द होल आइडिया बिहाइंड सेटिंग दिस रीऑर्डर लेवल इज दैट द स्टोर कीपर, द कंपनी इज कंजर्वेटिव। उनको ऐसा लग रहा है कि यार स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए तो हमने मैक्सिमम का प्रोविजन कर लिया था कि ऑल्दो वी यूज एट मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम कंजम्पशन करेंगे, और सप्लायर अगर मैक्सिमम टाइम भी लेता है आने में, गुड्स को लेके आने में, तो भी कोई फ़र्क हमको नहीं पड़ना चाहिए। इसका एक और फॉर्मूला भी है कि आप मैक्सिमम का मत सोचो। ओके, सिर्फ आप जो आप डेली आप करते हो, सी वी डोंट वर्क एट मैक्सिमम लेवल ऑल द टाइम, मैक्सिमम लेवल ऑल द टाइम, और ना ही हम मिनिमम पे काम करते हैं। वी वर्क एट एवरेज कैपेसिटी। ओके, सो आपको यहाँ पे इन शॉर्ट कौन सा कंजम्पशन लेना चाहिए? यू शुड टेक एवरेज कंजम्पशन, कि जब तक रॉ मटेरियल, नया वाला रॉ मटेरियल आएगा तब तक हम एवरेज काम करते रहेंगे। मतलब इन दैट पीरियड, कौन सा पीरियड? नया ऑर्डर प्लेस करने से लेके नया ऑर्डर रिसीव करने के पीरियड के बीच में आपका जो काम होगा वो एवरेज यूसेज होगा। और अज्यूम करिए कि सप्लायर को भी गुड्स लेके आने में एवरेज टाइम लगेगा, सो डिलीवरी पीरियड will also be average, but we want to be conservative। हमने ये सोचा था कि यार अगर मटेरियल कम पड़ गए तो, अगर मान लो हमने मैक्सिमम यूसेज कर दिया तो, या अगर सप्लायर को आने में मैक्सिमम टाइम लग गया तो, इसीलिए तो ऊपर वाला फॉर्मूला जो था वो मैक्सिमम को लेके बना था। सो कोई बात नहीं, आप एवरेज करिए। सेफ्टी के लिए आपके पास मिनिमम स्टॉक, मिनिमम लेवल तो है ही। सो एक और फॉर्मूला बन सकता है कि आप एवरेज कंजम्पशन के बारे में सोचिए। हाँ, अगर कभी मान लो ज़्यादा कंजम्पशन हो गया तो मिनिमम लेवल आपके पास है, उसमें से यूज़ कर लेना। सो अदर फॉर्मूला कैन बी मिनिमम लेवल प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। ओके, चलो, सो दिस इज रीऑर्डर लेवल। मिनिमम लेवल हो चुका था, वी आर गोइंग ऑन टू द मैक्सिमम लेवल। स्टॉक का लेवल आपका मैक्सिमम तब हो सकता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंडीशन बताई थी, जब आप यूज़ मिनिमम कर रहे हो, बिकॉज यूसेज एंड द स्टॉक लेवल हैव इनवर्स रिलेशन। ज़्यादा यूज़ करोगे स्टॉक का लेवल कम हो जाएगा, कम यूज़ करोगे तो स्टॉक का लेवल हाई रहेगा। सो जिस दिन EOQ रिसीव होता है, नया ऑर्डर रिसीव होता है, उस दिन अपना स्टॉक जो है मैक्सिमम लेवल पे होगा, प्रोवाइडेड हमने ये जो EOQ रिसीव होने का पहले का पीरियड है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद और नया गुड्स रिसीव करने के पहले का जो पीरियड है, बीच का जो पीरियड है, उसमें यूसेज मिनिमम रखा था और सप्लायर जो है फटाफट गुड्स लेके आ भी गया। सो इसी से मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बनेगा, दैट मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। ठीक है, रीऑर्डर लेवल में से हम यूसेज कैसे कर रहे थे? मिनिमम कर रहे थे। सो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, तो ही जाके आप मैक्सिमम लेवल को टच करोगे। और अगर आपका यूसेज या फिर डिलीवरी पीरियड मिनिमम से ज़्यादा हो गया, ठीक है, इन दैट केस आपका स्टॉक लेवल कम हो जाएगा। वही तो हम चाहते हैं कि मिनिमम, ये जो मैक्सिमम लेवल है इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए अपना स्टॉक, इसके नीचे जाए चलेगा। सो हमने कुछ फॉर्मूला ही ऐसा सेट किया है, दिस माइनस ROQ। ROQ इज ऑल्सो कॉल्ड एज EOQ। सो ROQ या EOQ बोलो, एक ही बात है। सो रीऑर्डर लेवल माइनस ROQ प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस ROQ। एक सेकेंड, ये आपको रिसीव होगा प्लस ROQ, उसमें से आप ये कंजम्पशन करोगे। सो रीऑर्डर लेवल प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, बिकॉज रीऑर्डर लेवल जब हम प्लेस करेंगे, जिस दिन प्लेस करेंगे ऑर्डर,
उसके बाद और नया गुड्स आने के पहले तक हम मिनिमम यूसेज करते रहते हैं, तो ही अपना स्टॉक मैक्सिमम हो सकता है। प्लस जिस दिन आपका स्टॉक नया वाला आएगा आपका स्टॉक लेवल बढ़ जाएगा, सो दैट विल इंक्रीज योर स्टॉक, प्लस कर दिया उसको मैंने। दिस इज योर मैक्सिमम लेवल। एक ही फॉर्मूला है इसके लिए। फोर्थ, एवरेज लेवल कैसे निकालेंगे अब? एवरेज लेवल इज बेसिकली मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, मतलब ऑन एन एवरेज हम अपने पास कितना स्टॉक कैरी करते हैं। सो कभी हमारे पास मिनिमम होता है, कभी हमारे पास मैक्सिमम होता है। दीज आर द टू एक्सट्रीम्स ना। सो ये दोनों का एवरेज निकाल लो, मिनिमम प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। या फिर एक और फॉर्मूला है आपके पास, और दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास? ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक होता है, जो आपने EOQ में यूज किया था वो देखो। EOQ, this EOQ upon 2 plus safety stock. Okay, so this is basically the average level is basically कि आपके पास ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक रहेगा। आपके पास एक सेफ्टी स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा हमेशा, प्लस जो नया वाला स्टॉक आप मंगा रहे हो वो कभी खत्म कर दोगे, फिर नया आएगा, मतलब उसका एवरेज। सो इन शॉर्ट ROQ और EOQ इनका एवरेज। सो दिस कैन बी द फॉर्मूला। ओके, या फिर आप सेफ्टी की जगह पे मिनिमम स्टॉक भी रख सकते हो। सेफ्टी स्टॉक एंड मिनिमम काइंड ऑफ ऑलमोस्ट एक दूसरे को कभी ना कभी ये लोग रिप्लेस भी कर देते हैं। ठीक है, सो वी हैव सीन द लेवल्स। रीऑर्डर लेवल मतलब किस लेवल पे आके अपने को ऑर्डर प्लेस करना है, किस लेवल पे मटेरियल आ जाए तो अपने को नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। And if you see, the reorder level will lie between the maximum level and minimum level. Okay, और ये जो नई क्वांटिटी रिसीव कर रहे हो आप, जो आपको मैक्सिमम तक लेके जाएगी या मैक्सिमम के आसपास तक लेके जाएगी, दैट इज़ योर रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मोस्टली वी रीऑर्डर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सो रीऑर्डर क्वांटिटी इज बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद कुछ अलग थोड़े से लेवल्स हैं। एक लेवल है 6th डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब है आप अब मिनिमम लेवल से भी नीचे चले गए हो। दिस ये आपका डेंजर लेवल है। मिनिमम के भी नीचे चले गए तो डेंजर लेवल आपने टच कर दिया। सो डेंजर लेवल कैसे डिसाइड करना है? सी, डेंजर लेवल मतलब आपका जो स्टॉक था वो काफ़ी कम हो चुका है। इन दैट केस आपको ये देखना है कि चलो ठीक है, मैं अपने रेगुलर सप्लायर के पास से गुड्स नहीं मंगा सकता हूँ बिकॉज दैट विल टेक टाइम। तो मैं आजू बाजू से, अगर मैं रेगुलर सप्लायर को बोलूँ कि भाई बहुत इमरजेंसी है तो आप थोड़े पैसे ज़्यादा ही ले लो लेकिन जल्दी आ जाओ। सो एमरजेंसी में वो कितने टाइम पीरियड के अंदर सप्लायर आ सकता है? एमरजेंसी में मिनिमम से भी कम टाइम एमरजेंसी। ठीक है, सो यहाँ पे डेंजर लेवल आपको कैसे सेट करना है? डेंजर लेवल आपको एमरजेंसी पीरियड लेके सेट करना है। क्या एमरजेंसी मतलब अगर 3 दिन में एमरजेंसी में गुड्स आ सकते हैं, मैक्स 3 दिन, उससे कम टाइम में तो नहीं आ सकता। 3 दिन से कम टाइम में गुड्स नहीं आ सकता। 3 दिन एमरजेंसी में भी 3 दिन में आ सकता है। सो अगर आपका स्टॉक 3 दिन के भी नीचे चला जाए फिर तो आप स्टॉक आउट हो जाओगे, और 3 दिन के आसपास आपका डेंजर लेवल है। ठीक है, तो एमरजेंसी पीरियड का जो स्टॉक होता है दैट इज डेंजर लेवल। सो डेंजर लेवल का फॉर्मूला इज एवरेज यूसेज, उस पीरियड में जो आप यूज करोगे, इनटू एमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। emergency delivery period. Okay, sometimes in place of average usage we also take minimum usage। कि ऐसा बोला जाता है जब इतने डेंजर लेवल पे चल रहे हो, ठीक है, कि स्टॉक खत्म होने की बात चल रही है तो थोड़ा कम यूटिलाइजेशन करो, मिनिमम ही यूसेज करो। सो कभी ऐसा भी होता है, बट सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना यूसेज कम नहीं कर सकते, आपको एवरेज पे काम करना पड़ेगा, तो एवरेज भी ले सकते हो। सो एनी टाइम एनी यूसेज, एवरेज और मिनिमम।
हाँ, अगर कोई डेंजर लेवल पे है तो मैक्सिमम यूसेज तो अवॉइड करेगा उस टाइम पे कि चलो भैया ये डेंजर पीरियड निकल जाने दो, उसके बाद हम यूसेज बढ़ा देंगे, बिकॉज फिर तो अपने पास स्टॉक आ ही जाएगा। ओके, दिस इज डेंजर लेवल। नेक्स्ट आपका है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, अब ये सेफ्टी स्टॉक बेसिकली है क्या? सेफ्टी स्टॉक आप इसलिए रखते हो कि मान लो कभी सप्लायर जो है वो एवरेज टाइम में गुड्स लेके नहीं आता, एवरेज टाइम में गुड्स लेके नहीं आता, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो डिलीवरी पीरियड था इट वाज अबाउट 4 to 8 डेज। सो नॉर्मली क्या होता है, 4 to 8 का एवरेज अगर आप निकालोगे, 6 डेज में ऑन एन एवरेज सप्लायर गुड्स लेके आ जाता है। लेकिन अगर 6 डेज में नहीं लेके आया तो 7वां दिन लग गया तो क्या होगा, 8वां दिन लग गया तो क्या होगा? मतलब एवरेज से कितना ज़्यादा दिन लग सकता है, कभी कभी 8 दिन तक जा सकते हो ना आप। मतलब एवरेज से कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 दिन एक्सीड कर जाओ, तो वो 2 दिन का जो स्टॉक आपका होगा, जो आपको पहले से रखना पड़ेगा कि सप्लायर को अगर ज़्यादा टाइम भी लग गया तो ठीक है, ये 6 से 8 के बीच का जो 2 दिन का स्टॉक है मैं रख लेता हूँ सेफ्टी में, दैट इज सेफ्टी स्टॉक। सो सेफ्टी स्टॉक इज बेसिकली एवरेज यूसेज into maximum delivery period minus the average delivery period। सो ये जो जितना गैप आ रहा है ना, उतने दिन का स्टॉक आपको हमेशा सेफ्टी में रखना चाहिए। कि अगर सेफ्टी का मतलब ही यही होता है कि अगर कभी डिलीवरी नहीं आ पाई हमारे यहाँ पे, ठीक है, गुड्स नहीं आ पाए, दुकान बंद हो गई या सप्लायर को कुछ हो गया, एनीवेज अगर देखिए ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, सप्लायर की तो ऑब्वियसली दुकान बंद नहीं होगी, वो तो चलता ही रहेगा, या दूसरा सप्लायर भी मिल जाएगा। बट आपको ये देखना है कि जब भी 2-3 दिन जो एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना कभी कभी सप्लायर को, उसके लिए आपके पास स्टॉक होना चाहिए, दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक। ओके, सो दीज आर द स्टॉक लेवल्स जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। वी हैव सीन द स्टॉक लेवल्स ऑल्सो। तो अब चलते हैं एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे हमारे ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ना वो टेस्ट हो जाए। चलो आ जाओ। प्रैक्टिस मैनुअल के थियरी क्वेश्चंस आपको करने हैं। Okay, there is this question number 1. We are starting with question number 1. चलिए, let's start with this. Practice manual में question number 1. I am going to do practice manual only because module के question बहुत ज़्यादा ही easy हैं. So आपको पहले practice manual करना है, फिर module करना है। इन्वेंट्री लेवल, EOQ एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑफर्स छोड़ो, जाने दो, ये तो हेडिंग है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी यूजेज 3 रॉ मटेरियल्स, हम मटेरियल का ही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो 3 रॉ मटेरियल्स वी आर गोइंग टू यूज ABC फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हमेशा होता है फिनिश गुड्स। सो एक ही पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है, फिनिश गुड्स है, जिसको बनाने के लिए आपको 3 टाइप के रॉ मटेरियल लगता है, एंड फॉर विच द फॉलोइंग डेटा अप्लाई। ओके, कितने रॉ मटेरियल है? ABC। इनका यूसेज क्या है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मतलब फिनिश गुड्स। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए 10 किलो A लगता है, 4 किलो B लगता है और 6 किलो C लगता है। सो दीज आर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर kg, पर यूनिट ऑफ द फिनिश गुड्स। रीऑर्डर क्वांटिटी इज योर ROQ जस्ट लाइक EOQ, कि इतना क्वांटिटी हर बार में जो है कंपनी मंगाती है। प्राइस पर kg ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.10, 0.3 एंड 0.15। मिनिमम डिलीवरी पीरियड, एवरेज डिलीवरी पीरियड एंड मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड्स आर गिवन। रीऑर्डर लेवल इज ऑल्सो गिवन, आपको C के लिए निकालना है, एंड मिनिमम लेवल्स आर रिक्वायर्ड। ओके, वीकली प्रोडक्शन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन यार फिनिश गुड्स का होता है, तो दिस इज फिनिश गुड्स। प्लीज यही पे हर जगह यही वाला पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मिस्टेक करते हैं
कि वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखो प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है यार, फिनिश गुड्स का होता है, तो आपको इतना यूनिट जो है वो एक वीक में प्रोड्यूस करना होता है, 175 to 225। 175 इज मिनिमम प्रोडक्शन, 225 is maximum production, and what is your average production then? 175 प्लस, अच्छा दिया हुआ ही है, कोई बात नहीं, नहीं दिया होता तो निकाल लेते, 200 यूनिट हम जो है वो बनाते रहते हैं वीक में। What would be the following quantities? Minimum stock of A, maximum stock of B, reorder level of C, and average stock level of A। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिनिमम स्टॉक ऑफ A। This is question number 1. So part 1 is minimum stock level of raw material A. Okay. What is the formula for calculating minimum level? The formula is reorder level minus average usage into average delivery period। ठीक है, रीऑर्डर लेवल, लेट्स सी रीऑर्डर लेवल क्या है। दिस इज 8000। चलिए लिख दिया हमने, रीऑर्डर लेवल इज 8000 माइनस एवरेज यूसेज। देखो यूसेज आप रॉ मटेरियल का करते हो, यू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स बाय यूजिंग रॉ मटेरियल, सो यूसेज मतलब रॉ मटेरियल। अब देखो जरा एवरेज यूसेज क्या हो गया, ऑन एन एवरेज यू आर प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स, और एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए कितना लगता है, 10 किलो। So 200 into 10 kgs, 200 into 10 kgs, 200 units of finished goods into 10 किलो एक यूनिट के लिए, okay, and then into the average delivery period for raw material A, the supplier is taking on an average 2 weeks. So this is 2 weeks। कितना आ जाता है ये, 8000 minus 4000, so this is basically 4000 kg, 4000 kgs, and 4000 kgs is what, minimum level for raw material A। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ द सेकेंड पार्ट is that you have to calculate what, you have to calculate maximum stock of B, maximum stock of B। चलो maximum stock निकाल लेते हैं। maximum stock level of raw material B। The formula for maximum stock, maximum level is basically आप नया ऑर्डर का प्लेस करते हो रीऑर्डर लेवल पे। रीऑर्डर लेवल में से कितना यूज़ करोगे कि आप मैक्सिमम तक पहुंचोगे, आपका यूसेज शुड बी मिनिमम, तो ही स्टॉक का लेवल मैक्सिमम हो सकता है। सो मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। और यूसेज किसका होता है, यूसेज जो है वो रॉ मटेरियल का होता है। लीड टाइम इज डिलीवरी पीरियड, डिलीवरी पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीड टाइम। किसी क्वेश्चन में वो वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो रीऑर्डर लेवल पे आपने ऑर्डर प्लेस किया,
उसमें से आप ये क्वांटिटी जो है वो यूज़ करते रहे, फिर इतने दिन में सप्लायर स्टॉक लेके आ गया, क्या लेके आ गया, प्लस ROQ लेके आ गया। सो ये आपका फॉर्मूला है लॉजिकली, ठीक है। सो हर एक बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कैसे फॉर्मूलाज आ रहे हैं। सो योर रीऑर्डर लेवल in case of raw material B is 4750, okay, 4750। और मिनिमम यूसेज भी देख लेते हैं। मिनिमम यूसेज जो अपना होगा वो 175 इंटू 4 होगा, 175 इंटू 4, 175 का प्रोडक्शन इंटू 4 kg, और मिनिमम लीड टाइम जो होगा वो 3 होगा। सो 175 इंटू 4 इंटू 3, और रीऑर्डर लेवल कितना था 4750। सो दिस इज़ 4750। उसमें से हम लोग यूज़ करते गए, कितना यूज़ किया आपने, 175 इंटू 3, दिस विल बी योर यूसेज इन द डेली और वीकली एवरी वीक इंटू द वेट आई थिंक दिस इज़ 175 इंटू 4, लेट्स चेक, 4 kgs, yes, 4 kgs and 3 weeks, and reorder quantity is 5000 into 4 into 3 weeks, and reorder quantity भी आ जाएगा तब तक, जैसे ही 3 वीक गया कितना आएगा, 5000 किलो। लेट्स कैलकुलेट, 4750 प्लस 5000 is 9750 minus 175 into 4 will give you I think 700 into 3 is 2100, so this will be the maximum level for raw material B is going to be 7650 kgs. Okay, hopefully this is correct. आ जाओ एक बार देख भी ले, yes, because I don't have the calcs, so देख लिया हम लोगों ने। Now let's calculate the reorder level, third reorder level of product C they had asked. Yes, reorder level of product C. We have two formulas for calculating reorder level, दोनों से निकालेंगे हम लोग। reorder level of raw material C, RMC दिख रहा है ये, so raw material C। First formula, reorder level, the ROL is basically maximum usage of raw material into maximum delivery period. Okay, so you can see the delivery period and the maximum usage for raw material C. हम लोग 6 kgs यूज़ करते हैं और maximum मतलब 225, so 225 into 6, this will be your usage per week, this will be your usage per week into maximum 4 वीक लगता है, so 225 into 6 into 4, 225 into 6 into 4 weeks. The reorder level of raw material C is 225 into 6, that comes out to, let's calculate this, 225 into 6 into 4, this is 5400 kgs. यहीं पे अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर अलग आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, और
the next formula can be reorder level is equal to minimum level plus एवरेज यूसेज. आप सिर्फ एवरेज के बारे में टेंशन लो, एवरेज यूसेज का टेंशन लो, एवरेज डिलीवरी पीरियड का टेंशन लो. हाँ, अगर मान लो कभी ज़्यादा टाइम लग गया या ज़्यादा स्टॉक का कंजम्पशन हो गया तो मिनिमम स्टॉक तो आपके पास है ही, उसमें से यूज़ कर लेना. सो एवरेज यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड. Okay, so the minimum level of raw material C, you'll have to see that minimum level of raw material C, minimum level is 2000. Minimum level is 2000. So let's see, calculate that. Minimum level is 2000. kgs plus the average usage into average delivery period. So on an average you are making 200 units, ठीक है, 200 यूनिट आप बना रहे हो, इनटू आप एवरेज रीऑर्डर लेवल सी का निकाल रहे हो, तो सी का यूसेज जो है वो 6 यूनिट्स है, 6 kgs है. सो 200 इंटू 6 इंटू ऑन एन एवरेज 3 वीक्स. सो 200 इंटू 6 इंटू 3. So average usage is 200 units you are making into 6. Per week you will use 1200 kgs into 3 weeks average delivery period. So this will be 2000 plus 1200 into 3 is 3600. So this will become 5600 kgs. By this method you are getting 5400. By this method you are getting 5600. Both are acceptable. Let's see what they are following. Both methods they have done. Okay, both the methods. Both methods. Now let's calculate the next part, that is average stock level of A. Stock A. Okay. Part 4. Average stock level of raw material A. How to calculate this average? The first way is that you can take average of minimum and maximum level. So obviously minimum level plus the maximum level divided by 2. This. Let's see what was the minimum and maximum level for raw material A and yes, A. Minimum level we calculated in the first part, that was 4000 kgs, and maximum level hopefully it will be given, or if it is not given you'll have to calculate. Okay, it is not given. It is not given. In that case you'll have to calculate. Chalo, let's calculate this. Maximum level of raw material A is basically ROL plus ROQ minus the minimum usage into minimum delivery period.
Let's see. ROL is it is 8,000. ROQ is 10,000. So 8,000 plus 10,000. 8,000 plus 10,000. ROL is 8,000 plus ROQ is 10,000 minus the minimum usage will be 175 units you can make you make minimum in a week into 10 किलो रॉ मटेरियल लगता है और सप्लायर कैन कम इन 1 week. Minimum delivery period is 1 week for raw material 1 A that you can see here. C minimum. Okay, let's calculate the average level now. First मैक्सिमम लेवल का आंसर लेके आ जाते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं. बोलो. दिस इज 10 प्लस 8 18,000 minus 175 into 10 is 1750. So this will become 16,250. Now you can calculate. Minimum is 4,000. You have already calculated that in part A. Maximum is 16,250. Divide by 2. So this will become 20,250 divided by 2. 4,000 plus 16,250 divide by 2. This is 12,125. 12,125 kgs. Or there is one more method which you can follow, or the average level is equal to minimum that you always carry with you plus ROQ का average, ROQ upon 2. So minimum level is 4,000, ROQ is 10,000, divided by 2 is 5,000. So this will be 9,000, yes, 9,000 kgs as per the second method. So let's see what they have done. They have done 9,000 and 10,125. Is it 10,000? Yes. 20 plus divided by 2 will give you 10,000. Yes, calculation mistake. 10,125. Okay, so this was all about this question number 1. We have done this. It was a good question. It can come in the exam. 10 मार्क के लिए तो आ सकता है. चलो. Now let's move to question number 2. Illustration number. That's question number 2. A company has the option to procure a particular material from 2 sources. Means 2 suppliers are there. We have 2 suppliers from where we can purchase the raw materials. Source 1, he assures that defectives will not be more than 2% of the supplied quantity. ये क्या बोल रहा है कि मैं जो भी गुड्स आपको दूंगा उसमें से 2% से ज़्यादा खराब नहीं होंगे गुड्स. सोर्स 2 क्या बोल रहा है? सोर्स 2 ने बोला कि मैं कोई गारंटी तो नहीं देता आपको. इट डज नॉट गिव एनी एश्योरेंस. कोई गारंटी नहीं देता, बट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सप्लाईज रिसीव फ्रॉम इट, हमने इससे पहले भी गुड्स खरीदा हुआ है तो हमको पता है कि यार ये गारंटी तो नहीं देता, लेकिन ऑलमोस्ट इट इज ऑब्जर्व दैट डिफेक्टिव परसेंटेज इज 2.8%. ऑलमोस्ट 2.8% तो गुड्स खराब निकलते ही हैं. वी कैन से दैट फ्रॉम आर पास्ट एक्सपीरियंस. सो 0.8% ज़्यादा खराब निकलेंगे. एंड द मटीरियल इज सप्लाइड इन लॉट्स ऑफ 1000 यूनिट्स. उससे कम में नहीं मिलेगा. एक बार में कम से कम आपको 1000 यूनिट्स तो खरीदने ही पड़ेंगे.
1000 यूनिट्स, ठीक है। सोर्स 2 सप्लाइज द सेम लॉट 1000 यूनिट्स एट अ प्राइस विच इज लोअर बाय ₹100, 100 रुपये सस्ता देता है, 100 रुपये सस्ता एज कंपेयर टू सोर्स 1, एंड द डिफेक्टिव यूनिट्स ऑफ मटीरियल कैन बी रेक्टिफाइड फॉर यूज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 पर यूनिट। तो जो भी गुड्स आपके खराब निकल जाते हैं वो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, 5 रुपये का पर यूनिट खर्चा करना पड़ेगा और गुड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू सोर्सेज इज मोर इकोनॉमिकल, कौन सा सोर्स जो है वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा सोर्स ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा, आपका खर्चा कहाँ पे कम आ रहा है, जहाँ खर्चा कम होगा वो वाला काम कर लो। सो यहीं पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। इवैल्यूएशन ऑफ sources of raw materials, the two sources, source 1 and source 2, ओके। देखिए आपको कॉस्ट देखना पड़ेगा कहाँ आपका ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है। सो सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूँ, सो एक्सेस प्राइस चार्ज्ड पर लॉट, कौन आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है? सोर्स 1 आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, सोर्स 2 इज़ मोर इकोनॉमिकल, 100 रुपये कम खर्चा होता है यहाँ पे। सो सोर्स 1 जो है आपको 100 रुपये ज़्यादा चार्ज कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सोर्स 2, ठीक है। तो 100 रुपये का यहाँ ज़्यादा खर्चा होगा। दूसरा खर्चा रेक्टिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन। सो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट एट द रेट ₹5, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका रेक्टिफिकेशन होने वाला है वो डिफेक्टिव यूनिट्स का होगा, और आपके डिफेक्टिव यूनिट्स कितने निकलते हैं? 2%। सो 1000 इंटू 2%, मतलब आपके 20 यूनिट डिफेक्टिव निकलेंगे और इसको आपको 5 रुपये में बनाना है। मतलब डिफेक्टिव्स को रेक्टिफाई करने का 100 रुपया तो यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पे कितना खर्चा होगा? 100,000 यूनिट्स इंटू 2.8% डिफेक्टिव्स निकलेंगे, और उसको तुम 5 रुपये में करेक्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, मतलब 140 रुपीज़ का खर्चा होगा। 1000 इंटू 2.8%, 1000 इंटू 2.8% इंटू 5 रुपया, दिस इज 140। सो यहाँ पे देखो, एक तो 100 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं प्लस 100 रुपये का रेक्टिफिकेशन, और यहाँ पे आपको ये कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर रहा, बल्कि 100 रुपये कम में ही दे रहा है ना। तो मतलब 100 रुपये एक तरह से सोर्स 1 आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो रेक्टिफिकेशन का खर्चा भी सिर्फ 140 होता है। सो अगर आप टोटल निकाल के देखो, सो कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा सप्लायर आपको ज़्यादा चार्ज कर रहा है? ये 200 चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा, और यहाँ से गुड्स खरीदोगे तो आपके 140 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। सो बेसिकली क्या अच्छा है आपके लिए? अच्छा तो यही होगा कि आप यार 140 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा दो। सो सोर्स 2 शुड बी सेलेक्टेड। सोर्स 2 शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। सो ये हो गई हमारी सोर्स 2 की बात। आप सोल्यूशन देखोगे तो भी इन्होंने भी ICI ने एकदम वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, 200 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, सो 140 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये वाला बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व, नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर कोई इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको पहले होमवर्क देने वाला हूँ। चलिए 5 ही ट्राई कर लेते हैं पहले, अभी थोड़े इजी सम्स कर लेते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 5000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ। देखो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, प्रोडक्ट की बात हो रही है, फिनिश गुड्स की बात हो रही है, प्लीज़ ध्यान देना, और वो भी 1 महीने का।
द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको मिल गया O, एंड द परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल्स इज ₹10. दिस इज परचेज प्राइस, दिस इज परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स. 10 रुपये में खरीदते हैं हम लोग. द री ऑर्डर पीरियड, दैट इज योर डिलीवरी पीरियड, इज 4 to 8 weeks. द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 kg to 450 kg पर वीक. दे दिया हुआ है 100 से 450 kg के बीच में. एंड द एवरेज कंजम्पशन इज 275, ये भी दे दिया हुआ है. द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज 20% पर एनम. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द री ऑर्डर क्वांटिटी. री ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपसे कोई पूछे कि कितना री ऑर्डर करोगे, तो आप उसको EOQ ही सजेस्ट करोगे. देन मैक्सिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, री ऑर्डर लेवल एंड मिनिमम लेवल, ये आपको निकालना है. अच्छा, इस फिनिश गुड्स का कोई काम नहीं है, बिकॉज अपने को रॉ मटेरियल की क्वांटिटीज जो है वो मालूम है बस. ठीक है, रॉ मटेरियल की क्वांटिटीज जो है आपको मालूम है. पर वीक 100 kg to 450 kg योर एवरेज कंजम्पशन पर वीक. ओके, आपको लेवल्स निकालते वक्त इसका कोई काम नहीं पड़ेगा. लेकिन EOQ निकालते वक्त बात करिए. EOQ के लिए यू नीड एवरेज योर एनुअल कंजम्पशन. एनुअल कंजम्पशन, अब मुझे आप सोच के बताओ, क्या आपके पास एनुअल कंजम्पशन है? क्या आपके पास एनुअल कंजम्पशन है? नहीं है. यू डोंट हैव द एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल का क्वांटिटी. आपके पास वीकली कंजम्पशन है. वीकली कंजम्पशन ये रहा 275 kg ऑन एन एवरेज. देखो, हम ऑन एवरेज पे ही काम करते हैं. हम मिनिमम पे कभी कभी जाते हैं, मैक्सिमम पे भी कभी कभी जाते हैं. अगर मैं गाड़ी भी चलाऊंगा, ठीक है, तो मैक्स स्पीड में कभी कभी जाऊंगा, मिनिमम स्पीड में भी कभी ट्रैफिक में जाऊंगा, अदरवाइज तो मैं एवरेज ही चलूंगा. सो हर जगह एवरेज ही काम करता है. सो ऑन एन एवरेज आप 275 kg कंज्यूम करोगे एक वीक में, पर वीक. ठीक है, और आपको EOQ निकालना है. तो क्या करोगे आप? देखो, लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 if I'm not wrong. Yes, question number 5. First part is calculation of EOQ. Reorder quantity is obviously EOQ. अगर आपको कोई बोले कि कितनी रीऑर्डर करना चाहिए क्वांटिटी, सो आप EOQ ही सजेस्ट करोगे हमेशा, बिकॉज वहाँ पे अपना कॉस्ट जो है वो सबसे कम होता है. सो फॉर दिस यू नीड एनुअल कंजम्पशन, और वो आपके पास नहीं है. सो आप कैसे निकालोगे एनुअल कंजम्पशन? सुनना ध्यान से. इफ ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक वीक में, 1 वीक में वी आर कंज्यूमिंग ऑन एन एवरेज 275 kg. ठीक है, तो फिर 52 वीक में हमारा एनुअली कंजम्पशन कितना होगा? बिकॉज साल में 52 वीक्स होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर दे दो. आई डोंट हैव द कैलसी, तुम लोग साथ में कैलसी लेके बैठो, कैलकुलेशन करते रहो. 52 इंटू 275, दिस इज 14,300 kgs. ठीक है, कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ऑल दो ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे, बट तुमको नहीं करना है. ठीक है, सी दे विल यूज़ द फॉर्मूला दिस. अच्छा, इन्होंने भी वैसे ही कर दिया, मल्टीप्लाई किया. ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ है? 1 वीक के लिए 275, तो 52 वीक के लिए कितना? ठीक है, चलो लेट्स कम बैक, लेट्स कैलकुलेट EOQ, द ROQ. नाउ EOQ is going to be 2 into A into O upon C. एनुअल कंजम्पशन मिल गया अपने को 14,300 kgs. into the ordering cost per order was how much? 100. The carrying cost is rupees, carrying cost is 20% of the inventory cost, मतलब परचेज प्राइस, वो भी निकाल लेते हैं. 10 रुपीज़ अपना परचेज प्राइस है, उसका 20%. सो दिस इज 100 इंटू 10 का 20%. चलो
कैलकुलेट कर लो एंड get the amount. The amount here is 2 into 14,300 into 100 divide by 2, 14,30,000, and root of this 14,30,000 will give you 1195.82, मतलब 1196. So this is basically 1196 kgs. First part, calculation of ROQ is done. Next part is to calculate the reorder level. ठीक है, चलो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. सेकेंड पार्ट, रीऑर्डर लेवल कैसे आता है? ROL, मैक्स यूसेज, मैक्सिमम यूसेज पर वीक इनटू द डिलीवरी पीरियड, मैक्स डिलीवरी पीरियड. सो मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, और अपने पास दोनों ही हैं. बोथ आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. द मैक्स डिलीवरी पीरियड, सी डिलीवरी पीरियड इज 4 to 8, मतलब मैक्सिमम 8 वीक्स, एंड डेली वीकली मैक्सिमम 450 kg का कंजम्पशन कैन बी डन. सो 450 into 8, into 8. Max usage in a week can be 450 kgs into max deliveries taken by supplier can be 8 weeks. So 450 kgs a week into 8 weeks, कितना कंजम्पशन हो जाएगा 8 हफ्ते में, जब तक सप्लायर नया स्टॉक लेके आएगा. 450 into 2 is 900, 900 into 4 is 3600. 3600 kgs का कंजम्पशन हो सकता है. मैक्स इतना कंजम्पशन हो सकता है 8 दिन में. सो इतना आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए स्टॉक में ऑर्डर करने के टाइम पे, कि आगे 8 दिन में अगर 450 kgs के हिसाब से कंजम्पशन हो तो 3600 ही होगा. उतना तुम्हारे पास मिनिमम होना चाहिए, तभी ऑर्डर प्लेस करो. उसके पहले ऑर्डर प्लेस करो, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए. चलो, दिस पार्ट इज डन. नाउ मैक्सिमम लेवल. Part 3 is maximum level. Maximum level is basically your ROL plus the ROQ, which in this question is EOQ, minus, बोलो मैक्सिमम पे हम कब पहुंच सकते हैं? जब हमारा यूसेज जो है वो मिनिमम हो. सो मिनिमम यूसेज into minimum delivery period. Minimum usage into minimum delivery period. ठीक है, आंसर आ जाएगा अपने को. ROL तो आपने अभी निकाला 3600 किलो, और हर बार जब गुड्स मंगाओगे तो कितना किलो मंगाओगे? 1196 kgs, माइनस योर मिनिमम यूसेज पर वीक इज 100 इंटू मिनिमम टाइम जो सप्लायर को लग सकता है वो 4 वीक है. सो लेट्स गेट द मिनिमम लेवल हियर. 3600, 3600 प्लस 1196 minus 400, this is giving you 4396 kgs. 4396 kgs is your minimum consumption, maximum level. ऑब्वियसली मिनिमम कंजम्पशन करोगे तो ही मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाओगे. अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो नहीं पहुंच पाओगे वहां तक. ये भी हो गया. नाउ नेक्स्ट इज मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. लेट्स कैलकुलेट मिनिमम लेवल. पार्ट 4.
minimum level is equal to what? ROL minus average usage into average delivery period. See, the delivery period varies between 4 to 8 weeks. मतलब एवरेज कितना होगा? 4 + 8 डिवाइड बाई 2, 6 वीक्स. एंड एवरेज यूसेज अपने को पहले दिया हुआ था 275 kgs पर वीक. सो 275 kgs इंटू 6 वीक्स लग सकते हैं. और द री ऑर्डर लेवल इज़ 3600. सो जब तक नया स्टॉक आएगा तब तक हम इतना यूज़ करके मिनिमम यहाँ तक पहुँच चुके होंगे. जब नया ऑर्डर आएगा उस दिन हम कहाँ होंगे? 6 दिन के बाद जब नया ऑर्डर आएगा. सो 275 के रेट से कंजम्पशन कर रहे थे. 275 इंटू 6 कितना कंज्यूम कर लिया होगा? 1650. 1650 तुमने इस 6 दिन में कंज्यूम कर लिया होगा. और ऑर्डर का प्लेस किया था 3600 किलो पे. सो अगर 1650 उसमें से कंज्यूम कर लिया आप लोगों ने, सो आपके पास स्टॉक कितना बचा होगा? 3600 माइनस 1650 विल गिव यू 1950. 1950 kgs. कैलसी लेके बैठना है. 3600 माइनस 1650, 1950. नाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज लेवल ऑल्सो. यार एवरेज में तो टेंशन ही नहीं लेनी, बस आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का टोटल कर देना है. सो एवरेज स्टॉक लेवल is the minimum level plus the maximum level divide by 2. You have the minimum level as 1950. You have the max level also. Max level was 4396 kgs. So 4396 divide by 2. You'll get the average stock level. Let's calculate average level. 1950 plus 4396. This will be 6346 divided by 2. 3173 kgs. 3173 kgs. सो जो मेन पार्ट था वो था आपका डेली एनुअल कंजम्पशन निकालने का. सी दूसरे वे से भी कर सकते हो, मिनिमम प्लस हाफ ऑफ ROQ. सो उस तरह से आपको ये आंसर आ जाएगा. बोथ वेज आंसर विल बी डिफरेंट, बट एक ही निकालोगे तो भी चलेगा. यहाँ पे लोग दोनों आपको दिखा रहे हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. Okay, now let's go ahead with question number 6. A company manufactures a product from a raw material. Obviously यार ये कौन सी नई बात है? प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल से ही बनेगा ना. ऐसे कॉमेडी क्यों कर रहे हैं ये लोग? Which is purchased at ₹60 per kg. The company incurs a handling cost of 360 plus freight of 390 per order. मैंने आपको पहले ही बताया था हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट होते हैं. ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, बिकॉज ये सब परचेज करने के पहले, मटेरियल स्टोर में जाए उसके पहले का खर्चा है. ये सब उसके पहले का खर्चा है. यस. एक्चुअली मैं अभी लेक्चर में हूँ तो मैं आपको 10 मिनट बाद आप प्लीज़ कॉल करिए ना मेरे को. 10 मिनट बाद. हाँ, थैंक यू. ओके, सो दीज आर ऑर्डरिंग कॉस्ट. 360 plus 390, 750. The incremental carrying cost of the raw material is 0.50 per kg per month.
पर केजी पर मंथ, बट हमें चाहिए होता है पर केजी पर एनम। सो इसको पर एनम में कन्वर्ट करो, 0.50 इंटू 12 मंथ्स, दिस विल बिकम 6 रुपीज़। और इंक्रीमेंटल वर्ड यूज़ किया इन्होंने, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, मतलब ये एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट है, इसके पहले कुछ और भी लगता होगा। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट 9 रुपीज़ पर केजी। तो आपका कैरिंग कॉस्ट जो होगा वो 9 रुपया प्लस ये वाला इंक्रीमेंटल दोनों ऐड करके 15 हो जाएगा, 9 + 6 15। एंड द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट्स। प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट यूनिट्स, एंड 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 1 किलो रॉ मटेरियल यूज करके आपको 2.5 kg फिनिश गुड्स मिलता है। सो 1 लाख kg आपको जो एनुअली गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए कितना रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 ना, इट वाज, यस। सो फर्स्ट लेट्स गेट द ऑर्डरिंग कॉस्ट। Ordering cost is, yes, basically your freight plus handling. So your ordering cost per order, जितनी बार भी गुड्स खरीदने जाओगे उतनी बार फ्रेट का खर्चा, आने जाने का खर्चा, प्लस मटेरियल संभाल के लेके आने का, हैंडलिंग का खर्चा। सो फ्रेट वॉज 390 plus the handling was 360. 390 plus 360 will give you 750 rupees. Okay, now let's get, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं ये तो बताया नहीं तुम लोगों ने, दिस इज कॉल्ड एज ओ। अब कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, पर केजी पर एनम, पूरे साल का खर्चा निकालना होता है, ठीक है। 6 महीने में कंपनी बंद नहीं होने वाली, रॉ मटेरियल पूरे साल रहता है स्टोर में, ऑल दो पुराना वाला गया तो नया तो आ जाएगा। पर केजी पर एनम, दिस विल बी आपका जो 9 रुपीज़ का कैपिटल है वो, प्लस जो आप इंक्रीमेंटल खर्चा कर रहे थे 0.5 पर मंथ का इंटू 12 मंथ्स, ये 6 रुपये। सो 9 + 6 द कॉस्ट विल बी 15 रुपीज़। ओके, नाउ लेट्स गेट द एनुअल कंजम्पशन, ताकि अपना जो है वो काम चल जाए। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। सुनो, ध्यान देना इस पे। सी, प्रोडक्ट की बात करता हूं, फिर मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात करूँगा। 1 kg रॉ मटेरियल से आपको 2.5 यूनिट्स जो है वो आउटपुट मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। सो अगर आपको 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं साल के, पूरे साल के अगर आपको 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं, सो कितना किलो रॉ मटेरियल आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यस, 40,000 kgs, 40,000 kgs। ओके, चलो अब निकाल लेते हैं अपना EOQ। इन्होंने पूछा है या नहीं पूछा है, यू हैव टू सी दैट। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यस, पहला पार्ट वही पूछा है, लेट्स कैलकुलेट दैट। पूछा है तो निकाल लेते हैं। पार्ट 1, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बताओ, EOQ इज बेसिकली 2 into A into O अपॉन C। ये 2 निकालने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज 2 कैलसी पे होता है। हाँ, एनुअल कंजम्पशन निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगी, 40,000 kg आया। जिसने ध्यान नहीं दिया और आउटपुट कोई ले लिया 1 लाख, तो भैया करेक्ट फॉर्मूला लगा के भी, सब कुछ अच्छा करके भी आप
इस क्वेश्चन में 0 मार्क्स लेके आओगे, प्लीज़ ऐसा नहीं करो। डिवाइड बाय 15 योर कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, सॉल्व करो इसको, गेट द आंसर। कितना केजीज आ रहा है? आई डोंट हैव द कैलसी, सो तुम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर एंड आई कैन एनीवेज ऑलवेज टेक द आंसर फ्रॉम हियर। 2000 kgs आंसर 2000 kgs आ रहा है। तुमको भी आ जाए तो अच्छी बात होगी। EOQ is 2000 kgs। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर्स फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड। हाउ फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लो और देखो फिर कितने कितने दिन में आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। पार्ट 2, Part 2, you'll have to calculate frequency of orders. ओके, उसके पहले आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लो कि आपको साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करना है। तो देखिए, आपको पूरे साल में चाहिए 40,000 kg रॉ मटेरियल और एक बार में आप 2000 किलो मंगाते हो। 2000 kg आप एक बार में मंगाते हो और आपको पूरे साल में चाहिए 40,000 kg। सो यार, अगर एक एक बार में 2-2 हज़ार मंगाते रहोगे तो ये 40,000 रॉ मटेरियल खरीदने के लिए 40,000 किलो कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली 20 ऑर्डर्स। और अगर 20 ऑर्डर्स आपको पूरे साल में पे करने हैं, प्लेस करने हैं, सो व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स? कितने कितने दिन बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? सो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी 360 डेज। लेट से पूरे साल में आप 360 डेज लो, assume a day to be of 360 days, divide by 20 orders। अगर 360 दिन में 20 ऑर्डर प्लेस करने हैं, इसका मतलब ऑन एन एवरेज आपको हर 18 दिन के बाद अप्रॉक्सीमेटली एक नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। 365 भी ले लिया अगर आपने तो 20 के आसपास ही आ रहा है, बस 360 लोगे तो आंसर एक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट पार्ट, if the company proposes to rationalize the placement of orders on quarterly basis, मतलब इक्वल करना चाहती है कंपनी, इक्वल ऑर्डर प्लेस करो और क्वार्टरली कर दो, एवरी क्वार्टर एक एक ऑर्डर आप प्लेस करो। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड? तो इन दैट केस कंपनी को कितना डिस्काउंट जो है वो सप्लायर से मांगना चाहिए, सो दैट यार अपना नुकसान ना हो। ठीक है, तो आप देखो पहले आपका EOQ में क्या कॉस्ट आ रहा है टोटल। ठीक है, आपका EOQ का जो कॉस्ट होगा उतना ही कॉस्ट आपका क्वार्टरली ऑर्डर पे भी होना चाहिए। सप्लायर को आप बोलो, देखो मैं आपके पास बार बार छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करने हर 18 दिन पे नहीं आऊँगा, मैं सीधा क्वार्टर में एक बार आऊँगा, बड़ा ऑर्डर लेके जाऊँगा आपके पास से, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आपको मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने डिस्काउंट मांग तो लिया, बोलेगा ठीक है बताओ कितना डिस्काउंट, तो क्या बोलोगे? आपको डिस्काउंट जानना है कि कितना डिस्काउंट आपको मांगना है सप्लायर से। ठीक है, चलो चलते हैं, डिस्काउंट का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि अपना रॉ मटेरियल आता कितने में था यार। रॉ मटेरियल कितने में आता था? परचेज्ड एट 60 रुपीज़। पहले हम 60 रुपये में खरीदते थे, अब डिस्काउंट मांग के बोलेंगे भाई 60 नहीं तो कम से कम कुछ कम कर दो, 2-4 रुपये। अब वो कितना कम करना है वो आपको देखना है। लेट्स कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। उसके लिए पहले आपको जो है ना वो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट कि आपका ओरिजिनली क्या कॉस्ट था, द टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, और अब क्या ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट होगा। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, जो अमाउंट आपको ज़्यादा अब बेयर करना पड़ रहा है, आप वो ज़्यादा अमाउंट जो है वो परचेज में से आप डिस्काउंट मांगोगे कि ठीक है आपकी वजह से मैं क्वार्टरली आ रहा हूँ तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है। सप्लायर को ऐसा बोलना है कि आपकी वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है, इन दैट केस आप मुझे डिस्काउंट दो। कितना डिस्काउंट दो वो आपको उससे बताना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा डिस्काउंट। सो इन दैट केस लेट्स कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टू बी नेगोशिएटेड। पार्ट 3, द लास्ट पार्ट।
कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। और जब भी डिस्काउंट की बात होती है ना तो परसेंटेज में बात होती है कि 10% डिस्काउंट दे दो, 5% डिस्काउंट दे दो। आप शॉपिंग वगैरह करने भी जाओगे 30% डिस्काउंट है, 40%। डिस्काउंट इज ऑलवेज टर्म्ड इन परसेंटेज। सो मैं डिस्काउंट का परसेंटेज निकालूंगा। देखो आपको मालूम नहीं है कि आप कितना परचेज, कितने प्राइस पे परचेज करने वाले हो, वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो कम हियर, लेट्स गेट द ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एट EOQ। Ordering and carrying cost at EOQ. So I am calculating ordering and carrying cost per annum first। किस पे? एक बार EOQ पे और एक बार क्वार्टरली परचेजिंग पे, एट EOQ और क्वार्टरली ऑर्डर। EOQ पे अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपका ऑर्डर साइज क्या होने वाला है? आप कितने यूनिट्स एक बार में मंगाओगे? आप एक बार में 2,000 किलो मंगाओगे, 2000 kgs। द नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी, हमने निकाल के रखा हुआ था 20 ऑर्डर्स। यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो आपका ऑर्डर साइज जो होगा दैट विल बी क्वार्टरली 40,000 आपको पूरे साल में चाहिए, और 4 क्वार्टर्स में मतलब एक बार में आपको 10,000 kgs मंगाने पड़ेंगे, 10,000 kgs। और ऑब्वियसली 4 ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, साल में 4 क्वार्टर होता है, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 4 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर गोइंग टू बी 4 ऑर्डर्स इन अ ईयर। अब आप कॉस्ट निकालना जो है वो शुरू कर दो, शुरू करो कॉस्ट निकालना। द टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाउ यू गेट ऑर्डरिंग कॉस्ट? इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो आपका जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है यहाँ पे वो 20 ऑर्डर होने वाला है इंटू 750। कितना? 15,000। यहाँ पे क्या होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट? 4 ऑर्डर्स आप प्लेस कर रहे हो एट द रेट 750 पर ऑर्डर, 3,000 का ही खर्चा होगा, ओके, ओनली 3,000। नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट क्या होगा आपका? एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ओके, एनुअल की बात हो रही है। सो कैरिंग कॉस्ट इज बेसिकली आप एक बार में कितना खरीदते हो, कैरी कर रहे हो। सो यहाँ तो मैं 2,000 ही खरीद रहा था, 2,000 kgs। माई EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दैट वॉज 15। सो दिस विल बी 15,000। और आपको मैंने पहले बताया भी था दैट एट EOQ बोथ द कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आर इक्वल। सो ये मिला के कितना आ रहा है? 30,000। कितना आ रहा है ये? 30,000। यहाँ पे कितना आएगा? द कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज, दिस विल नाउ बिकम 10,000 kgs आप एक साथ खरीद रहे हो, डिवाइड बाई 2, एवरेज आपके पास हमेशा 5,000 के आसपास कुछ गुड्स रहेंगे ऑन एन एवरेज, इंटू 15। सो 5,000 इंटू 15 विल गिव यू 75,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो आपका खर्चा कितना आ गया? 78,000। व्हाट इज योर इंक्रीज इन कॉस्ट? द इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट कितने से आपका ये देखो, अगर आप EOQ से कम ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो ऑब्वियसली आपका ये जो खर्चा है टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट वो बढ़ जाएगा। दिस इज़ 48,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 48,000 सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि देखो आपकी वजह से मेरा 48,000 का नुकसान हो रहा है, आप मुझे 48,000 का डिस्काउंट दो। सो टोटल डिस्काउंट to be claimed is 48,000 rupees. Now what is discount per kg? Discount in rupees but per kg। 1 किलो के पीछे कितना डिस्काउंट?
सो 1 किलो के पीछे 48,000 आपका टोटल डिस्काउंट है, डिवाइड बाई 40,000 किलो आप खरीदते हो साल में, मतलब हर 1 किलो के पीछे 1.2 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट चाहिए। तो क्या परसेंटेज बनता है ये? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट 1.2 रुपीज़ का आप डिस्काउंट मांग रहे हो आउट ऑफ 60 रुपीज़। पहले ये कितने का मटेरियल था? 60 रुपये का, आप उसमें से 1.2 कम करने को बोल रहे हो। सो 60 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, कितना डिस्काउंट मांग रहे हो आप? डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अगर परसेंटेज में निकालें, सो आप कितना डिस्काउंट मांग रहे हो? 2%. You are asking for 2% discount in the prices of raw materials. अब वो वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई कैसे करोगे? देखो, आप रॉ मटेरियल्स कितने खरीदते थे? 40,000। पहले कितने में खरीदते थे? पहले आप खरीदते थे 60 रुपये में, इंटू 60, खर्चा होता था 24 लैक्स। 24 लैक्स में से आपको 2% डिस्काउंट चाहिए। सो 24 लैक्स इंटू 2% विल गिव यू 48,000। देखा, तो 2% आ रहा है डिस्काउंट का रेट, निकाल लिया हम लोगों ने। सो दिस वॉज योर रिक्वायर्ड पार्ट 3। कम से कम आपको 2% का डिस्काउंट तो उससे मांगना ही पड़ेगा सप्लायर से, नहीं तो आप घाटे में जाओगे। सो द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट टू बी नेगोशिएटेड इज 2%। ओके, चलो तो ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। फॉर टुडे वी आर डन।